ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। एक है प्लेन सर्वे और दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। पहला है प्लेन सर्वे, दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। अब इनके एक एक करके डिफरेंस लिखेंगे। चलिए, तो प्लेन सर्वे में सबसे पहला की पॉइंट बताइए जरा। प्लेन सर्वे में पहला की पॉइंट क्या लिख सकते हैं जो आपको अभी समझ आया? जो मीन सरफेस है, या हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। प्लेन सर्वे में अगर हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेट लाइन, है ना, इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच में हम क्या कंसीडर करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन के जैसा। जियोडेटिक सर्वे में क्या करना होगा मैम? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में कंसीडर्ड एज एन आर्क। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया? एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ को कंसीडर किया, यहां एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ को हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड की पॉइंट क्या लिख सकते हैं देखिएगा। मान लीजिए इन केस ऑफ प्लेन सर्वे मैं 3 पॉइंट्स का सर्वे कर रही हूं और वो 3 पॉइंट्स इसी रूम पे हैं जहां से मैं क्लास ले रही हूं। एक सामने वाला दरवाजा, एक इस तरफ का बोर्ड और उस तरफ का कैमरा। आपको भी मेरे पूरे रूम का वो चीजें पता चल जाएंगी, कहाँ चीजें क्या क्या है ना। तो क्या बोला? एक पॉइंट दरवाजा ए, बी हमारा बोर्ड, सी हो गया हमारा कैमरा। 3 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है। अब कर्वेचर लेंगे क्या इस केस में? नहीं। तो अगर 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है तो इस केस में, इन केस ऑफ प्लेन सर्वे, जो ट्राइंगल फॉर्म होगा, ट्राइंगल फॉर्म्ड इज प्लेन ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल होगा? ये प्लेन ट्राइंगल होगा। मैम प्लेन ट्राइंगल का मतलब क्या है? भाई ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? जल्दी से बोलो। प्लेन ट्राइंगल है तो मैंने यहां पर बोला ए, बी और सी, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसमें तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। प्लेन सर्वे में जो ट्राइंगल बनेगा दैट इज प्लेन ट्राइंगल। प्लेन ट्राइंगल मतलब तीनों लाइन के बीच का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, तो वो प्लेन ट्राइंगल है। इन दिस केस जियोडेटिक सर्वे, यहां पर क्या होगा? जो ट्राइंगल फॉर्म होगा, ट्राइंगल फॉर्म्ड इज स्फेरिकल ट्राइंगल। ट्राइंगल फॉर्म्ड इज स्फेरिकल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है? ये स्फेरिकल ट्राइंगल है। अब देखो प्लेन वाला केस बना लेते हैं पहले, फिर उसमें स्फेरिकल वाली बात को समझेंगे। तो मैं प्लेन बनता अगर आपने 3 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाला होता और वो स्ट्रेट लाइन होती तो ऐसा। लेकिन अगर मैं यहां पर कर्वेचर कंसीडर करूं तो प्लेन ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो कर्वेचर कैसे आएगा? ए और बी के बीच में आर्क बन गई, बी और सी के बीच में भी आर्क बनेगी और यहां भी आर्क बनेगी। और अगर ये आर्क बनी, दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल अल्फा था, इस आर्क की वजह से ये अल्फा डैश की वैल्यू क्या अल्फा से ज्यादा होगी? डायग्राम देखकर पता चल रहा है। अगर ये अल्फा है तो वो अल्फा डैश से ज्यादा होगा। सिमिलरली यहां पर हमने बीटा बनाया था, ये बीटा डैश होगा और ये गामा डैश होगा। और इस केस में अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्फेरिसिटी आ गई है, इनके बीच की दूरी बढ़ गई है। अगर दूरी बढ़ी है तो फिर तीनों एंगल का सम भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपके इन केस ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल तीनों एंगल का जो सम रहता है वो कितना रहता है? 180 डिग्री से ज्यादा रहता है। बाकी हम स्फेरिकल ट्राइंगल की और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो प्लेन ट्राइंगल का मतलब है जब मैं सर्वे कर रही हूं 3 पॉइंट्स का और एक ट्राइंगल बन रहा है, तो आप जो डिस्टेंस मेजर किया है आपने उसको क्या माना है? स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या माना है? एक आर्क यानी कि कर्वेचर कंसीडर किया है। तो हमारे प्लेन सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड, हेयर कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। ये पॉइंट भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो अगर आपने ऐड करना है। मैं अगली स्लाइड में इसे बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो
इसको नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर देते हैं। प्लेन सर्वे में क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड प्लेन सर्वे रहेगा, राइट साइड जियोडेटिक रहेगा। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। और यहां पर क्या लिखेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। अभी हम स्फेरिकल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखेंगे, पहले हम सारे डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं प्लम बॉब का कहानी। अब देखो, सबसे पहले तो हम फोर्थ पॉइंट यहां पर लिखते हैं, अगर हमने जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर किया है तो देखिए, मैं ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। आप इस पॉइंट पर खड़े हो और मैं यहां पर दिखा देती हूं आपको, ये जो प्लम्ब लाइन है अलग से सेपरेट दिखा देती हूँ। ये प्लम बॉब ऐसे होता है, नीचे इसमें एक छोटा सा तिकोना सा बना हुआ आपने ये देखा होगा ऐसे, और एक धागा सा इसके साथ जुड़ा होता है ऐसे। इसकी एक्चुअल फोटो देखेंगे हम आगे जाकर। तो ये है हमारा प्लम बॉब, ठीक है। और ये इमेजिनरी लाइन जो इससे पास कर रही है, प्लम लाइन इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं, आपने सुना होगा, साहुल रेखा। तो देखिए, अब मैंने क्या कहा, अगर आप इस अर्थ सरफेस पर ए पॉइंट पर हो, प्लम बॉब लेकर खड़े, तो जहां अर्थ का सेंटर होगा, ग्रेविटी की डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, तो आप यहां खड़े हो तो मैम यहां से ये प्लम बॉब जिस डायरेक्शन को दिखाएगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो लाइन बनी, इस ब्लू कलर की लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्लम्ब लाइन। इसे क्या बोलेंगे, प्लम्ब लाइन। सिमिलरली आप किसी बी स्टेशन पर हो, जब आप जियोडेटिक सर्वे कर रहे हो, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, अब बी स्टेशन से भी अगर मैं प्लम्ब लाइन बनाऊं तो वो कहां पर मिलती हुई दिखेगी मुझे, अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। अगर हम लार्जर एरिया को कंसीडर करें, लार्जर एरिया को कंसीडर करें और यहां पर प्लम्ब लाइन इमेजिनरी लाइन बनाएं, तो ये इमेजिनरी लाइन मुझे कैसे नजर आएगी, ए से इमेजिनरी लाइन यहां और बी से इमेजिनरी लाइन यहां, ये हमेशा अर्थ के सेंटर पर मिलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर मैं ए डैश और बी डैश पर प्लम्ब बॉब ले जाती तो क्या होता, मैम ए डैश से प्लम्ब लाइन ऐसे बनती, बी डैश से प्लम्ब लाइन ऐसे बनती। तो क्या ये दोनों लाइंस हमें सेंटर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, ए डैश से प्लम्ब लाइन ऐसे बनती, बी डैश से प्लम्ब लाइन ऐसे बनती। अब एरिया कम है, दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा पास हैं। अब अगर इतने ज्यादा पास हैं ए और बी, इमेजिनरी लाइन बनाओ, मैं प्लम्ब लाइन बना दी और ये प्लम्ब लाइन बना दी। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं रूम पर हूं, एक जहां से आपकी क्लास ले रही हूं, यहां पर एक पॉइंट है, ये प्लम्ब लाइन है। अब मैं थोड़ा डिस्टेंस इस तरफ गई, ये प्लम्ब लाइन है। क्या अर्थ के सेंटर पे मिलती हुई दिख रही है आपको, एक प्लम्ब लाइन मैंने यहां बना ली, एक प्लम्ब लाइन यहां बना ली, क्या दोनों लाइंस पैरेलल नजर आएंगी। जब मैं छोटे एरिया का सर्वे करूंगी तो दोनों प्लम्ब लाइंस मुझे पैरेलल दिख रही हैं। अगर मैं लार्जर किलोमीटर स्क्वायर में एरिया ले रही हूं तो प्लम्ब लाइन बहुत दूर है, तो उस केस में हमें प्लम्ब लाइन अर्थ के सेंटर पर मिलती हुई दिखाई देगी। इस केस में दोनों लाइन पैरेलल हम इमेजिन कर पा रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। और ये तो सोचो ना कितनी बड़ी अर्थ है, एक ए इधर है एक बी इधर है, प्लम्ब लाइन कहाँ मिल रही है, अर्थ के सेंटर पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे, आपको मैं पॉइंट लिखूंगी, प्लम्ब लाइन मीट्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इन केस ऑफ प्लेन सर्वे प्लम्ब लाइंस कहाँ मीट कर रही हैं, कहीं नहीं मैम, ये आपकी पैरेलल नजर आ रही है। एक बात का ध्यान रखना, प्लम्ब लाइन अर्थ सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है। लेवलिंग चैप्टर में जाकर सीखेंगे इसके बारे में डिटेल। तो मैं अभी के लिए बस यहाँ 90 डिग्री का एंगल दिखा दे रही हूँ, और येलो से मैंने क्या दिखाया, अर्थ सरफेस, और डॉटेड लाइन से मैंने क्या दिखाया, प्लम्ब लाइन। अब ये पॉइंट समझ में आया। तो इन केस ऑफ प्लेन सर्वे या इन प्लेन सर्वे टू प्लम्ब लाइन अपीयर, दिख कैसे रही है, एज पैरेलल लाइन।
ये कैसी दिख रही है, पैरेलल लाइंस की तरह। और यहां पर इन जियोडेटिक सर्वे टू प्लम्ब लाइंस, क्योंकि लार्जर एरिया है ना, तो लार्जर एरिया में बार बार नहीं लिख रही, टू प्लम्ब लाइंस मीट एट सेंटर ऑफ अर्थ। और एक बात का ध्यान रखो, ये इमेजिनरी है सब कुछ, ये दिखाई नहीं दे रहा, हमने बस इमेजिन करी है ये डॉटेड लाइन कहाँ से जा रही है, तो ये अर्थ के सेंटर पर मिल रही है। यस, समझ गए प्लम्ब लाइन क्या होती है ना। अब किसी ने एक पॉइंट बोला था थोड़ी देर पहले, मैम प्लेन सर्वे अगर हम कर रहे हैं और जियोडेटिक कर रहे हैं, इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? ऑब्वियस ही बात है, अर्थ एक्चुअल में तो कर्वेचर है, जिस सर्वे ने उसको एक्चुअल में कर्वेचर मान लिया वो ज्यादा ही प्रिसाइज होने वाला है। लेकिन अगर हम उसमें स्ट्रेट लाइन मानकर सर्वे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एरर तो वहां है, चाहे वो बहुत कम है, हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया। तो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक में से ज्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा? इन दोनों में से ज्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा? अगर मैं फिफ्थ पॉइंट यहां पर लिखूं तो प्लेन सर्वे इज लेस एक्यूरेट, प्लेन सर्वे इज लेस एक्यूरेट, क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ एरर। यहां एरर आएंगे चाहे आप उसको निग्लेक्ट कर दो, पर एरर आ रहा है। यहां पर क्या लिखेंगे? जियोडेटिक सर्वे is more accurate than plane survey, क्योंकि आपने क्या किया है, अर्थ के शेप को वैसा ही माना है जैसा वो है, उसको स्ट्रेट लाइन नहीं कंसीडर किया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा डाउट बहुत स्टूडेंट्स में रहता है। अब हमने कह दिया छोटे एरिया पे सर्वे कर रहे हैं तो प्लेन, बड़े एरिया पर कर रहे हैं तो जियोडेटिक। अब ये छोटा बड़ा बोलेंगे तो किसी के लिए तो छोटा एरिया 10 किलोमीटर हो सकता है, आपके लिए 50 हो सकता है। तो अब ये चीज को डिफाइन भी करना है कि कौन से एरिया से कम को प्लेन सर्वे में काउंट करेंगे, किस एरिया से ज्यादा को जियोडेटिक सर्वे में काउंट करेंगे। तो अब देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एरिया ऑफ द कंट्री। इस बार भी एसएससी जेईई सीबीटी 1 में क्वेश्चन आया था। इफ द एरिया जहां आप सर्वे कर रहे हैं इट इज ग्रेटर देन, प्लेन सर्वे में इट इज लेस देन 260 या 250 किलोमीटर स्क्वायर, इट इज लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, देन इट इज प्लेन सर्वे। और इफ द एरिया जो हम सर्वे कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, तो उसको बोलेंगे जियोडेटिक सर्वे। अगर जो आप एरिया सर्वे कर रहे हो 250 या 60 कुछ भी ले सकते हो, 10 किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको मैं बता दूंगी किस बुक्स में क्या लिखा है। तो एरिया टू बी सर्वे इज लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर तो प्लेन सर्वे, एरिया टू बी सर्वे इज ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर तो आप उसको बोलोगे जियोडेटिक सर्वे। क्यों बोल रहे हैं 250 से ज्यादा में जियोडेटिक सर्वे? क्योंकि जब हम 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का सर्वे कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मान रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच में, तो एरर बहुत ज्यादा आ रहा है और उतना एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए इस एरिया को हमने बोला जियोडेटिक और इस एरिया को बोला हमने प्लेन सर्वे। तो याद रखना, और कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा 260 किलोमीटर स्क्वायर, तो 260 को करेक्ट करके आ जाना, ये मत बोलना कि मैम 250 ऑप्शन में नहीं था, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत होंगे। तो 250 हो 60 हो एक ही बात है। अब देखिएगा, आपको जनरली जो फॉलो करनी है मैं आपको बताती हूँ, जो बुक फॉलो करनी है किसी भी वैल्यू के लिए, आप वैल्यू के लिए फॉलो करेंगे सिर्फ बीसी पुनमिया। जो आपके कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक है या होती हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, और उन क्वेश्चंस में जो गलतियां होती है उसको जब हमें ऑब्जेक्शन करना होता है, आप लोग जानते हैं हम लोग सोर्स ढूंढते हैं, तो वो सोर्स हमारा एक जेन्युइन होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चंस एक्सेप्ट होते हैं। तो आपके जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें जो डाटा है वो इस बुक से लिया जाता है, और ये चीज लिखी गई है सेम बीसी पुनमिया में, इसलिए मैं पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर सेम लेकर आई हूँ। तो बीसी पुनमिया में क्या मेंशन किया गया है कि अगर हम एक
सर्वे करें, अब डिफरेंस समझना, मैं बताऊंगी 195 और 250 के बीच डिफरेंस। अगर मैं सर्वे कर रही हूं किसी एरिया का और वो एरिया ट्रायंगुलर है, फिक्स कर रही हूं एक बात, मैं सर्वे कर रही हूं एरिया का और वो एरिया ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब 3 पॉइंट्स ही है जिनका मैंने सर्वे किया है, तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं सर्वे कर रही हूं एक एरिया का और ट्रायंगल बन रहा है और उस ट्रायंगल का जो एरिया निकल कर आ रहा है दैट इज 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। कुछ खास बातें ध्यान से सुनो, मैं ग्राउंड पर सर्वे कर रही हूं, जहां मैं सर्वे कर रही हूं वो 3 पॉइंट्स हैं, वो ट्रायंगल बना रहे हैं और उस ट्रायंगल का जब मैंने एरिया निकाला फॉर्मूला से, वो एरिया है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। उस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया, ए, बी और सी। अगर हम 195.5 किलोमीटर स्क्वायर ट्रायंगुलर एरिया के लिए चेक करें तो हमारे तीनों एंगल का जो सम है, ध्यान से सुनना, तीनों एंगल का जो सम है वो पता कितना निकल कर आता है, 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड। क्या ये वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है? मैं रिपीट करूंगी, कंप्लीट होने दो। क्या ये 180 डिग्री से ज्यादा है? और अगर 180 डिग्री से ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, वो तो वेब जियोडेटिक में चला गया। लेकिन सिर्फ 1 सेकेंड का एरर है। अब ये 1 सेकेंड क्या है, हम कंपास सर्वे में पढ़ेंगे। 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के बराबर होता है, जैसे 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट को सिंगल डैश से दिखाते हैं, 1 मिनट हमारा 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। एंगल को लिखने का तरीका है, हम समझेंगे। सिर्फ 1 सेकेंड ज्यादा हुआ है, जो कि बहुत कम वैल्यू है। प्लस दूसरी बात, जिस एरिया का आप सर्वे कर रहे हो वो यहां सिर्फ ट्रायंगुलर है। क्या जब मैं प्लेन और जियोडेटिक सर्वे को डिफरेंशिएट करूंगी हमेशा हम ट्रायंगुलर एरिया ही कंसीडर करेंगे? बात सोच समझ के बताइएगा, क्या हमेशा ट्रायंगुलर एरिया ही होगा? 250 260 के लिए तो कोई लिमिट लगाई नहीं कि रेक्टेंगुलर एरिया लो, सर्कुलर एरिया लो। इसीलिए 250 या 60 को माना है हमने, वो एरिया से ज्यादा इज योर जियोडेटिक सर्वे। वो एरिया कैसा भी हो सकता है, कोई अलग भी शेप हो सकती है, बस 260 किलोमीटर या उससे ज्यादा। अब क्यों? 2 बुक्स हैं आपकी जो आप शायद अपने डिप्लोमा कॉलेज के टाइम पढ़ते हो, एक आर अघोर की बुक है और एक NN बसक की बुक है। इस आर अघोर में क्या लिखा गया है, सर्वे कवरिंग एरिया अप टू 260 किलोमीटर स्क्वायर मे बी ट्रीटेड एज प्लेन सर्वे। इसको प्लेन सर्वे ट्रीट करना, ये लाइन साफ साफ मेंशन है, ये आपके प्रूफ के लिए लेकर आई हूं ताकि बार बार आप इसी डाउट पे ना रहो और इससे आगे बढ़ो। NN बसक में भी लिखा गया है कि प्लेन सर्वे इज डन ऑन द एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। अब BC पुन्मिया और SK दुग्गल में ये बात नहीं मेंशन की। इन्होंने क्या लिखा है कि अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, स्फेरिकल ट्राइंगल इज, जैसे यहां से हमने क्या बोला है, इन अ प्लेन ट्राइंगल एंड द सम ऑफ दोज इन स्फेरिकल ट्राइंगल ओनली 1 सेकेंड का डिफरेंस आएगा अगर अर्थ पर हम सर्वे कर रहे एरिया का 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का। ये नहीं लिखा है कि प्लेन माना है या जियोडेटिक माना है। तो अगर क्वेश्चन आता है यहां से ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम 250 या 60 को करेक्ट मानेंगे। बात समझ गए सब लोग? अब इस कंफ्यूजन से बाहर रहोगे, आंसर क्या करना है, 250 या 260। अब ये 195 स्क्वायर किलोमीटर की जो बात की है, तो ये जो पॉइंट है वो ये था कि अगर एरिया इतना है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम है वो 1 मिनट एक्स्ट्रा निकल कर आता है। यानी कि डिफरेंस, आपसे एग्जाम में पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ प्लेन ट्रायंगल या स्फेरिकल ट्रायंगल कितना बन गया, स्फेरिकल एंड प्लेन ट्रायंगल इज 1 सेकेंड। कितना है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का डिफरेंस है प्लेन और स्फेरिकल में, यानी कि स्फेरिसिटी आनी शुरू हो गई है, यानी कि अर्थ का थोड़ा सा कर्वेचर जो है वो रोल में आने लग गया है अगर हम ट्रायंगुलर एरिया लें। एक और इंपॉर्टेंट नोट ये मैं बता दूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है सेम क्वेश्चन, बहुत बार,
कितना डिफरेंस होता है, 1 सेकेंड का होता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट डाउन करोगे। आपको ये प्रूफ को नोट करने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए लगाया कि बाई चांस आप कोई एग्जाम दो और उसमें आपको प्रूफ देना हो तो यहाँ से आप लगा सकते हो, है ना। देखिएगा, अब इसके आगे बात करते हैं सेकंड। अच्छा, मुझे सेकंड नोट को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल पूछना है। पहले आप यहां से आंसर कर देना, फिर उस नोट के पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए हम एक रोड बना रहे हैं ए सिटी और बी सिटी के बीच में। डाउट पूछिए, एक बार ये टॉपिक होने दो, बस नोट वाला ये हमारा इंट्रोडक्शन में प्लेन और जियोडेटिक खत्म होने दो, फिर डाउट पूछ लीजिएगा। ए और बी के बीच में हमने एक रोड बनाना है और मैं स्ट्रेट लाइन का एक रोड बना रही हूँ, एक सीधा रोड, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि इसमें मेरे को बड़े सारे ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहे हैं, टनल टनल बनानी पड़ रही है, बड़ी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ रही है। तो मैं यहां से ना ऐसे घूमकर आई कर्वेचर में। इससे क्या हुआ, मेरे ज्यादा लोगों को भी कनेक्टिविटी मिल गई, गांव को कनेक्टिविटी मिल गई, आपने कर्वेचर बना दिया। D1 डिस्टेंस ज्यादा होगा जब आप स्ट्रेट लाइन के अलोंग गए, या D2 डिस्टेंस ज्यादा होगा जब आप इस कर्व के अलोंग गए, बताना। सिंपल सी बात है, ये तो कोई भी देख कर बता देगा। D1 और D2 में कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, बताइए। D1 और D2 में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? D2 ही ज्यादा होगी ना। अरे D1 कैसे होगा, D1 कैसे हो सकता है, बोल दो गलती से टाइप किया है, तो D2 ही ज्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालूं, एक मैंने डिस्टेंस निकाला उन दोनों के बीच प्लेन सर्वे कंसीडर करके, और एक मैंने डिस्टेंस निकाला इन दोनों के बीच अर्थ का कर्वेचर यानी कि जियोडेटिक सर्वे कंसीडर करके, तो किस केस में सेम दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस ज्यादा बताएगा आपको, कौन सा सर्वे, प्लेन या जियोडेटिक? जियोडेटिक ज्यादा बताएगा। तो अब मैं आपको बताती हूं, अगर हम दो पॉइंट जिनके बीच डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उनके बीच डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन के अलोंग, अगर इसी को मैं जियोडेटिक सर्वे मानकर कंसीडर करती तो ये वैल्यू ज्यादा आती। कितनी ज्यादा आती? ये वैल्यू ज्यादा आती 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। जब आप जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे ना, आपका अर्थ का कर्वेचर आने लग जाएगा। तो दोनों में पूछा जाएगा 12 किलोमीटर का प्लेन सर्वे, 12 किलोमीटर की लेंथ मेजर कर रहे हो जियोडेटिक सर्वे से, तो दोनों लाइंस में डिफरेंस कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। तो जैसे आपने 12 किलोमीटर के लिए पढ़ा, सेम वैल्यू पूछी जाती है फॉर 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर के लिए, और ये 18 किलोमीटर के लिए अप्रोक्सीमेट 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा निकल कर आता है। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब ये दोनों वैल्यूज ना मैंने आपकी स्टैंडर्ड बुक से ही ली है, बीसी पुनमिया, एसके दुग्गल, दोनों वहीं से लिए। तो देखिए, डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ आर्क, क्या लिखा है, डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड। लेंथ ऑफ आर्क ये था L1, और इस आर्क से अगर हम एक कॉर्ड बनाए L2, इनके बीच का डिफरेंस L1 माइनस L2 ऑन द अर्थ सरफेस फॉर डिस्टेंस 12 किलोमीटर, ये कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर या 10 mm। अगर हम देखें डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ आर्क फॉर 18 किलोमीटर, ये अप्रोक्सीमेट 1.52 या 1.5 सेंटीमीटर आता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फॉर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर है, 24 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 12 किलोमीटर के लिए तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। आपसे सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन अगर पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो कि 18 के लिए कितना होगा। अगर 12 के लिए 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट बता दो, 24 के लिए 2 है, तो 18 के लिए कितना होगा, निकालिए इसे जल्दी से। मैथ्स करके भी सॉल्व करके निकाल सकते हो ना, कितना है 1.5, तो अप्रोक्सीमेट यहां से याद रख सकती हूँ 1.5। तो अब बाकी के लिए भी निकाल सकते हो ना, अगर 12 के लिए 1 है, बीच में कोई और वैल्यू पूछ लूं उसके लिए भी निकाल सकते हो, है ना। नहीं, इन दो के लिए क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मैंने 24 के लिए भी तो लिख दिया ना। अगर 24 के लिए पूछ लिया तो आप उसको 2 सेंटीमीटर कर लेना, इसी सेम मल्टीपल में आप बाकी निकाल लेना अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ये 2 इसलिए लिखी है
बिकॉज इन योर एग्जाम, मैक्सिमम एग्जाम्स, ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, एक 18 का और एक 12 का, इसलिए ये लिखे हैं। और ये स्टैंडर्ड बुक में ये दो वैल्यू साफ साफ मेंशन है, ठीक है, इसलिए लिया, और कोई बड़ा रीजन नहीं है। 24 के लिए पूछ लेगा, आप 2 सेंटीमीटर कर लेना, कोई और पूछ लेगा तो इसी सेम रेशियो से 12 को 1 मानकर आप बाकी सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है कि हम 12 को ही क्यों लिख रहे हैं, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है।